What is poverty? It is situation when a person fails to attain the minimum basic needs. So poverty क्या है? Poverty as a challenge. Poverty, what is poverty? It is a situation when a person fails to attain. When a person fails to attain, उस चीज को फोकस कर लें, अदरवाइज अभी क्या ठीक है कि नहीं? ये ज्यादा लाइट आ रही? ओके, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? मैं देखता हूं. Is there any improvement? Okay, poverty, it is the situation when a person fails to attain the minimum basic needs such as food, clothing, ये चीज ना मिल जाए, हाउसिंग, हेल्थ. पहले ये बोला जाता था रोटी कपड़ा और मकान, फूड कपड़ा और मकान, दैट इज रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लॉथिंग हाउसिंग. लेकिन अभी हेल्थ भी आ गया है. अगर हेल्थ नहीं मिलती तो आप पुअर हैं. एजुकेशन नहीं मिलती है तो भी पुअर हैं. एजुकेशन. So if these basic things you are getting, then you are not poor. Otherwise, any of the factor, if any of the factor you are not getting, then that means you are poor. Otherwise, these all factors you should get whenever you are in need. जैसे हेल्थ की कभी नीड हो सकती है, एजुकेशन इज ऑलवेज नेसेसरी अप टू अ सर्टेन फेज ऑफ लाइफ, एंड दीज आर ऑलवेज नीडेड. तो ये सभी होना चाहिए. नाउ out of 150 crore people of India, 26 people are living below poverty line. They are not getting their basic essential needs. तो 26 करोड़, 150 करोड़ में 26 करोड़ लोग below poverty line. So seventh rank है. नहीं, ऐसा नहीं है. अलग अलग जगह पर अलग अलग हम लोगों का लिटरेसी रेट है. जैसे केरला में 99% है और सब जगह अलग अलग है. 74% तक तो हमारे यहाँ लिटरेसी रेट है. इंडिया का ऐसा पुअर नहीं है. सो लिटरेसी रेट का मतलब कितने लोग बेसिक चीज लिख पढ़ ले. अच्छा, 7th रैंक है हमारी लिटरेसी रेट में, ऐसा कहना चाहती हो क्या? हाँ, क्या कहना है? 7% का क्या मतलब है? चल, ओके, 7% पीपल पुअर नहीं है पूरे वर्ल्ड में, ऐसा है. ओके, नाउ देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया. सम आर बिलो पॉवर्टी लाइन, सम आर पुअर, एंड कुछ ऐसे भी होते हैं कि वेरी रिच, और कुछ ऐसे होते हैं जो मीडियम है. ठीक है, डूइंग गुड. तो अलग अलग तरीके से. नाउ वी विल कम टू दैट 26 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया among 150 crore are poor. So these are
पुअर। इसका मतलब क्या है? ये बहुत पहले की बात है, एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज पुअर, ऐसा कहा जाता है। ये जब का एस्टिमेट है, अब तो और भी बढ़ गए होंगे। जब 100 करोड़ थे तब का 26 करोड़ है। सो अमंग इंडियन सिटीजन आप लिख लो इज पुअर, इंडियन सिटीजन। अब और ये पॉवर्टी बढ़ गई होगी, एवरी 4th पर्सन इज पुअर। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी? दैट इज क्या क्या 26 करोड़ people are poor. Next is issues related to poverty. कुछ लोग पुअर क्यों हैं? Poverty is due to, या तो किसी के पास लैंडलेसनेस है, लैंड नहीं है, जमीन नहीं है, तो उसलिए वो दूसरे क्या काम करता है, अपनी खेती नहीं कर सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं है, ये भी रीजन हो सकता है। साइज ऑफ फैमिली, किसी की साइज ऑफ फैमिली बहुत बड़ी है, तो मान लीजिए तो फैमिली प्लानिंग नहीं है, बहुत बड़ी साइज है, तो भी पुअर हो सकता है क्योंकि सारा पैसा खर्च हो जाता है। लिटरेसी, अनपढ़ होने की वजह से, इलिटरेसी यानी पढ़ा लिखा नहीं है, तो भी योग्य नहीं काम करने के लिए। अदरवाइज ड्यू टू पुअर हेल्थ, तो पुअर हेल्थ है तो अगर वो ठीक ही नहीं है तो भाई काम क्या करेगा। या माल न्यूट्रिशन, उसे खाने को चीज सही नहीं मिलती है। These are the reasons, that's why we are poor. And child labor is also counted in it. Child labor, तो कई बच्चे भी काम कर रहे हैं जिससे कि घर का खर्चा मीट हो सके। So these are the various reasons, that's why Indian people, every 4th Indian people is poor. Now, one of child labor यानी issue related to poverty. If you are having all amenities but your childs are working, that means you are poor. It is criteria of poverty. So if these are the criteria, if you are not having land, health related issue है, malnutrition है, you are not getting proper nutrition, your childs are working somewhere, कहीं बीड़ी बनाने के लिए काम कर रहे हैं या कहीं पेपर की दुकान में काम कर रहे हैं, तो that means you are poor. आपके बच्चे पढ़ने की जगह वो काम कर रहे हैं. Is it worthy or is it senseful that the children should work below the age of 14? क्या ये होना चाहिए? तो अगर ये है, these are the indicators that any person can be counted as poor. Now, poverty means क्या होता है? Poverty means that is hunger. अगर hunger है, lack of shelter हो सकता है. It also is a situation when parents are not able to send their children to school. So it is also counted as poverty. अगर हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, then also हम ये कहा जाएगा कि we are poor. Poverty also means lack of clean water and sanitation facilities. अगर हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर sanitation की प्रॉब्लम है, गंदगी में रहते हैं, तो we are not getting a posh area or good area or clean area or not having a potable water, अच्छा पानी नहीं, कहीं का भी पानी पी रहे हैं, that is again a symptom of poverty. ये भी indicator of poverty. It also means lack of regular job. तो रेगुलर जॉब नहीं मिल रहा है, कभी आपको काम मिल रहा है, आप देखो रत्नाडा में जाके कितने मजदूर खड़े हैं, कभी तो उनको लेबरी मिल जाती है, कोई आ जाता है बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, और कभी कभी वो पूरा दिन खड़े रहते हैं और फिर चले जाते हैं. तो अगर आपके पास रेगुलर जॉब नहीं है या फिर साल में 6 महीने का भी कम से कम जॉब इतना तो होना चाहिए, नहीं है, then that means you are coming in poverty line, below poverty line. Now, one of the biggest challenge of independent India has been to bring millions of people out of poverty. तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि जो लोग बिलो पोवर्टी लाइन है उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा देकर, टैक्स में डिडक्शन देकर, उनको सब्सिडी देकर, इसके अलावा उनके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं चलाकर, देयर आर वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर रनिंग टू ब्रिंग द पुअर पीपल अबव पोवर्टी लाइन, टू ब्रिंग आउट देम फ्रॉम पोवर्टी लाइन, जिससे कि उनकी बेसिक नीड्स को पूरा किया जा सके. यहाँ पर फ्री हेल्थ सर्विसेज भी दी जाती है,
फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है, फ्री एजुकेशन दी जाती है, गवर्नमेंट स्कूल्स आर रनिंग फॉर इट, एंड इवन गवर्नमेंट, यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ की जो सरकार है, गहलोत सरकार 100 रुपए का पट्टा दे रही लोगों को। पट्टा का मतलब जमीन का टुकड़ा, लो 100 रुपए में लो ये जमीन, इस पे अपनी झोपड़ी खड़ी करो। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि फ्री हाउसिंग दी जा रही है। ऐसा करके लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने का प्रयास किया जा रहा है। कई जगह तो ऐसा भी कराया जाता है कि रात में रहने के लिए लोगों को भी शेल्टर दिया जाता है, जिससे कि वो सड़क पर ना सो। रैन बसेरा जिसको कहते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट इज डूइंग सो। रैन बसेरा का मतलब अगर आप सड़क पर मत घूमो, घर नहीं है तो यहाँ आकर रह सकते हो। 5 रुपीज एंड 10 रुपीज का फूड का प्लेट भी मिलता है, जो कि यहाँ की सरकार या इसके पहले वसुंधरा राजे सरकार थी, उन्होंने शुरू किया था। दिल्ली गवर्नमेंट इज ऑल्सो रनिंग सच प्रोग्राम। मैक्सिमम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रनिंग कि 10 रुपी का आपका खाने का प्लेट है, अगर आपके पास खाने का पैसा नहीं है। नाउ पॉवर्टी इज, तो poverty is looked through indicators such as literacy level, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access of health care, lack of job opportunities। तो अगर कोई भी एक इंडेक्स है कि किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में कितने लोग पुअर हैं, तो वो इंडेक्स कैसे मीजर कोई करता है, तो जब वहां बाहर से सरकारी संस्था आएगी, देयर आर एजेंसीज, तो ये वो मीजर करती है कि कौन सा कंट्री रिचर है, कौन सा पुअर है। तो वो ये देखेंगे कि यहाँ का लिटरेसी रेट क्या है, यहाँ कितने लोगों का घर है, कितने लोगों के पास हेल्थ फैसिलिटीज है। सो बाय दीज इंडिकेटर्स दे जज वेदर द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर पुअर और दैट इज वेल टू डू। तो इस तरीके से इंडिकेशंस होते हैं। नाउ person is considered poor if his income or consumption level falls below a given minimum level। अब हम देखेंगे poverty line क्या होती है, इसको डिफाइन करेंगे। So person is considered poor if his income और कंजम्पशन लेवल, कंज्यूम भी करना है। ऐसा नहीं कि आपके पास इनकम है और आप सामान नहीं खरीद रहे हो, सोचो पैसा बचाने कल के लिए, दाल नहीं खरीद रहे हो, सिर्फ चावल ही खाए जा रहे हो, आपका कोई कंजम्पशन लेवल नहीं है, घर में कोई यूटिलिटीज के लिए सामान नहीं है, कोई न फ्रिज है न कुछ है, कंजम्पशन लेवल नहीं, कुछ खरीद नहीं रहे हो, तो भी पुअर कह जाओगे। तो कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो, आपको जितना महीने का खर्च करना चाहिए उतना तो एक को करना ही चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा है तो ये माना जाएगा कि पुअर हो। बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल, गिवन वो मिनिमम लेवल है, लेवल। सो गिवन बिलो ए मिनिमम लेवल necessary to fulfill basic needs, अदरवाइज अगर वो अपनी फुलफिल नहीं कर पा रहा है बेसिक नीड्स, अदरवाइज द पर्सन इज कंसीडर्ड बिलो पॉवर्टी लाइन, फॉलिंग बिलो पॉवर्टी, ये नहीं कर पा रहा है। वैसे गवर्नमेंट क्या करती है, मैनिपुलेट करती है, चालाकी करती है। वो कहती है कि अगर एक आदमी की जो गांव में रहने वाला है, कोई इस तरीके से है जो रूरल है, वो 26 रुपये पर डे कमा रहा है तो वो अमीर है, और अगर अर्बन है, शहर में रहता है, एंड अगर वो 32 रुपीज कमा रहा है तो अमीर है। जबकि 32 रुपीज में तो एक टाइम का एक व्यक्ति का खाना ही नहीं आता है। तो वो ऐसा क्यों करती है? सो दैट कि वर्ल्ड में उसकी पोजीशन ऊपर हो जाए कि हमारे के यहाँ बहुत कम गरीब लोग हैं, ज़्यादा लोग फिर इन्वेस्ट करें कि इंडिया इज ए रिचर कंट्री। तो इस वजह से गवर्नमेंट, वरना एक दिन में एक व्यक्ति को 200 रुपए की तो जरूरत पड़ती है खाना पीना रहना और इन सब चीज़ों के लिए, तो बहुत एक छोटा रेट रखा उसने कहा कि 26 रुपये पर डे आप कमा रहे हो, देन यू आर अबव पॉवर्टी लाइन। Why it is doing so? Government is doing so so that on record it is shown well good that India, many of the people are above poverty line. It is articulated, ये सिर्फ करने के लिए है कागज में, उससे गरीब आदमी अमीर तो नहीं हो जाता। तो इस तरीके से otherwise they are considered below poverty line.
person is considered below poverty line. अगर वो अपनी बेसिक नीड के लिए ना कमा पा रहा है और ना खर्च कर पा रहा है तो ये माना जाएगा कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। खर्च भी जरूरी है, यदि नहीं खर्च कर पाएगा तो दैट मीन्स वो कल के लिए बचा रहा है या किसी और रीजन के लिए, हेल्थ के लिए बचा रहा है, लेकिन भूखा रह के बचा रहा है। सो एवरी नीड इज नीडेड टू बी फुलफिल्ड नाउ, एंड इट इज द वेरी अर्जेंट और एंड सीरियस चैलेंज फॉर इंडिया। इसीलिए चैप्टर का नाम है पड़ा है पॉवर्टी एज ए चैलेंज, क्योंकि हमारे यहाँ कई प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ नारा दिया। कांग्रेस ने 4 बार इलेक्शंस में गरीबी हटाओ नारा दिया, क्योंकि गरीब इतने ज़्यादा है तो वो उनको वोट दे देते हैं कि वो गरीबी हटाएंगे, लेकिन ये गरीबी हटी नहीं और वो गवर्नमेंट रूल करके चली गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये भी एक रीज़न है कि पॉवर्टी हमारे यहाँ चैलेंज है। कितना बड़ा चैलेंज है कि इससे सरकारें तो बन गई लेकिन गरीबी नहीं हटी ना। लेट अस सी नेक्स्ट। तो why determining the poverty line in India? A minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and medical requirement are determined for subsistence. Subsistence का मतलब क्या है कि जिंदा रहने के लिए, for our subsistence, for our livelihood, a minimum food requirement, minimum calorie, लेफ्ट साइड का अभी देखना है क्या आपको? अच्छा देखो, ठीक है, ओके नाउ ओके। तो अदरवाइज वो मैं आपके पास तो भेज ही दूंगा। तो फूड रिक्वायरमेंट चाहिए, फ्यूल एंड लाइट का रिक्वायरमेंट चाहिए, इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है ना। एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट चाहिए। फूड के टर्म्स में हमें बहुत अच्छा रेस्टोरेंट का खाना नहीं चाहिए, बट एक कैलोरी वैल्यू है कि मिनिमम इतनी कैलोरी, 1800 कैलोरी वैल्यू चाहिए, और जो वर्किंग क्लास है उनको 2600 कैलोरी वैल्यू चाहिए। तो अगर उतना नहीं मिल पा रहा है किसी को फूड के टर्म्स में, तो फिर इसका मतलब है कि वो माल न्यूट्रिटेड है और अंडर न्यूट्रिटेड है, यानी उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया। तो इस तरीके से जो प्रेग्नेंट लेडी, उसको भी हाई कैलोरीफिक वैल्यू चाहिए। So it is given that accepted average calorie requirement in India is 2400 calorie per person per day in rural area. तो ये एग्जैक्ट है, इसको लिखें। तो व्हाट इज द, अभी लिख लिया नीचे का, माही हो गया, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे कि एग्जैक्ट कैलोरी की रिक्वायरमेंट क्या है ना। सो द एक्सेप्टेड एवरेज, the accepted average calorie requirement for in India is 2400 calories for rural person। वो ज्यादा मेहनत करते हैं, रूरल पर्सन, एंड 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी फॉर अर्बन पर्सन। क्योंकि अर्बन पर्सन को खेती तो करनी नहीं है, तो उनका लाइफ स्टाइल अलग तरीके का है, कंफर्ट वाला, तब भी उन्हें 2100 कैलोरी चाहिए। इसके अलावा अभी अपग्रेड किया गया है कि ये 2000 का ग्रेड है। इफ ए पर्सन इज अर्निंग 328 रुपीज पर मंथ, इज अर्निंग, क्या ये अर्निंग बहुत बड़ी है क्या? रुपीज 328 पर मंथ। ऐसा अगर करोगे, उसको 30 से डिवाइड करो, तो 30 से डिवाइड करने पर क्या आता है, या 32 से 10 आता है। अगर एक व्यक्ति 10 रुपए कमा रहा है, कहते हैं वो अमीर है, सरकार ऐसा कहती है। इज इट नॉट ए मॉकरी? सो पर मंथ फॉर ए रूरल एरिया
फॉर ए रूरल एरिया। अगर 10 रुपए रोज कमाएगा तो ही 300 रुपए हो जाते हैं एरिया महीने का। एंड और अगर मान लो अर्बन है एंड ₹4, ये डिजिट याद रखिएगा, 454 पर मंथ फॉर अर्बन एरिया एज पर 2000 ईयर रिकॉर्ड। 2000 में ये बात कही गई थी। सो 2000 ईयर रिकॉर्ड में ये बात कही गई थी। एंड इट वाज सेड बाय NSSO, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात कही थी ना। अब जरा देखें कि the poverty line is estimated periodically every 5 years. poverty line अब जो इतना नहीं कमा पाएगा तो जो इससे कम कमा रहा है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। पॉवर्टी लाइन कौन डिसाइड करता है, इसका सर्वे कौन करता है? वो ये भी देखना पड़ेगा कि महंगाई कितनी है, क्या उतने पैसे में उतनी चीज आ जाती है। तो ये सारी चीज का सर्वे NSSO करता है, दैट इज द नेशनल that is National Sample Survey Organization. Poverty line is decided. So इसको कौन डिसाइड करता है? Decided every after 5 years by NSSO, that is National सैंपल। वो सैंपल देखेगी कि कितना खाने का रेट है और बाकी इलाज में कितना खर्च हो रहा है, वो सारा देख करके ये पैसा तय करती है कि कितना होना चाहिए नेशनल। और 15 रुपए रखा गया शहर के लिए। शहर में 15 रुपए लेके निकलोगे तो क्या पूरे दिन में आपको इलाज खाना घर सब मिल जाएगा क्या? पर डे 15 रुपए। नेशनल सैंपल सर्वे, आप खुद अपने घर के देख लो, घर में आपके 50-60 हजार आ रहा है, क्या इज इट उसमें आप सिर्फ डूइंग गुड कर पा रहे हो? तो 15 रुपए में क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे आप देखिए 60,000 और एक तरफ महीने का 454, 450 रुपए। तो कंपैरिजन से क्या पता चलता है? ऑर्गेनाइजेशन तो ये 5 साल में सर्वे करती है और अपनी रिपोर्ट देती है ना। इस सर्वे से क्या पता चला है? मिनिमम अवेलेबिलिटी, दिस इज ऑल्सो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। इसके अलावा ये तो हमारी नेशनल पॉवर्टी लाइन है। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन बताती है कि अगर एक पर्सन $1 से कम पर डे कमाता है, $1 होता है 75 रुपीज, उसका कहना तो अच्छा है, 75 रुपीज से कम कमा रहा है तो गरीब है। सो एज पर इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, नल poverty line, if a person is earning below $1, अगर वो $1 पर डे, इतने डॉलर है, ठीक है, then it is poor, तब पुअर माना जाएगा। तो ये पॉवर्टी लाइन बताई गई है। इसके अलावा द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी डिक्लाइंड इन अर्लियर 2 डिकेड्स। अगर हम देखें तो 1973 एंड 1993 ये 2 डिकेड्स हो गया, यानी 20 इयर्स में हमारे पीपल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो कम हुए, ऐसा गवर्नमेंट क्लेम करती है। यानी द नंबर ऑफ पुअर रिमेन्ड स्टेबल ड्यूरिंग 320 मिलियन फॉर ए फेयरली लॉन्ग पीरियड। इसमें कहा गया है कि 320 मिलियन पीपल। तो अब आप देख लीजिए कि 320 और 10 और लगा दो, इतने लाख, तो इसका मतलब है 32 करोड़। सो 32 करोड़ रह गए। यानी 73 से 93 तक हमारे यहाँ जो पुअर पीपल थे वो बढ़े नहीं, वो कितने रह गए? दे वर नाउ 32 करोड़। ये कब से कब तक रहे बताइए?
1973 से लेकर 1993 तक ये स्टेबल रहे, 20 साल तक पुअर लोग बढ़े नहीं। फिर उसके बाद द लेटेस्ट एस्टीमेट इंडिकेट द सिग्निफिकेंट रिडक्शन, यानी जो लेटेस्ट एस्टीमेट है उसके हिसाब से नाउ एट प्रेजेंट इन इंडिया 26 मिलियन, अगर हम वहां देखें तो 26 करोड़ पीपल लिखा है कि नहीं, जो सबसे पहले आपने लिखा, अपने नोट्स में लिखो, देखो पहले 32 करोड़ थे और अभी कितने लोग पुअर हैं, 26 करोड़ शुरू में लिखवाया था कि नहीं, तो नाउ 26 करोड़, तो 26 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया, या 260 मिलियन भी बोल सकते हो। देखो दोनों को याद रखो, पता नहीं वहां ऑप्शन में क्या आ जाए, 26 करोड़ को 260 मिलियन बोला जाएगा और 32 करोड़ को क्या बोला जाएगा, 320 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, इससे आप पता कर सकते हो। ऑफ इंडिया आर बिलो पॉवर्टी लाइन, आर पुअर। तो ये बात हो गई कि अब हमें इससे ये पता चल गया कि इंडिया में कितने लोग पुअर हैं। सो दिस इज डेटा ऑफ पॉवर्टी। ना अब देखिए ओके, इसके अलावा भी ये तो हमने देख लिया एनएसएस वो क्या करती है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या बताती है, कितने डॉलर होना चाहिए, $1, और नेशनल सर्वे के हिसाब से 328 एंड 454 हो गया। भारत में कितने लोग पुअर हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। नाउ देयर आर अदर फैक्टर्स विच आर डिटरमाइनर, जो डिटरमाइन करते हैं पॉवर्टी के बारे में, और हम इससे कैसे ऊपर आ सकते हैं, इस चैलेंज से कैसे दूर हो सकते हैं। ना लेट अस सी ऑल दोस। क्या रुपी $1 है, डॉलर, ठीक है। अब लिख लो, तो लिखोगी तो फिर कैसे होगा, हम भेज देंगे। लिखो ना, चलो नेक्स्ट इज, ये तो बात हो गई। द सोशल ग्रुप्स विच आर मोर वर्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हाउसहोल्ड्स। तो कुछ ऐसे सोशल ग्रुप हैं जो ज्यादा पुअर है, वो कौन कौन से लोग हैं? सो सोशल ग्रुप्स विच आर मोर वर्नरेबल, हाँ, तो सोशल ग्रुप्स विच आर मोर पुअर आर शेड्यूल्ड, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो जो पुअर लोग हैं उनमें कौन कौन आ रहा है? दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट आ रहे हैं, और दूसरे कौन आ रहे हैं? दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब। यानी जो जनजातियां जो जंगलों में रहती हैं, और ऐसे भी हैं जैसे जो जिनको हमारे यहाँ छोटा समझा जाता है, नाई, कहार, पारसी, धोबी, जमात, इन सबको भी इनके नीचे माना गया है। अब इसके अलावा among the economic group the most vulnerable groups are rural agriculture labor households and urban casual labor household। अगर आप सोशल ग्रुप की बात करें तो हमने बता दी, आप कहोगे नहीं ये तो सोशल ग्रुप ने आपने बता दिया कि शेड्यूल्ड कास्ट हैं, वो सब हो गए। जो फोर्थ चतुर्थ वर्ण में आते हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो मतलब सफाई कर्मचारी हैं वो सब हैं। लेकिन इकोनॉमिक स्टेटस भी है, जो रूरल में लैंडलेस है वो गरीब है, और जो अर्बन में लेबर है
वो गरीब है, लेबर का काम करता है, कहीं मकान बनाने में काम करता है। तो ये इसको कहते हैं इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से। एक होता है कास्ट वाइज, तो कास्ट वाइज ये बताया। अब इकोनॉमी वाइज कि कौन गरीब है। सो दैट इज रूरल एग्रीकल्चरल, खेती में काम करेगा, लैंडलेस लेबर है। एग्रीकल्चरल लैंडलेस लेबर। एंड अर्बन में कौन आएगा, शहर में, एंड अर्बन लेबर, ये दोनों जो लेबरी का काम करेगा ऑन डेली वेजेस, डेली उसे पैसा मिले, इज पुअर। तो ये इकोनॉमी के हिसाब से हो गया। It has been seen that women, children, the girl child and old people are the poorest of the poor. They are denied to the equal access. मान लीजिए कोई पुअर है, तो अगर किसी के यहाँ थोड़ा भी खाने को है तो ये भी देखा जाता है कि वहाँ बॉयज को दे दिया जाएगा खाना और गर्ल्स को कम कम खा लेती हैं, या किसी घर की महिलाएं हैं तो वो चुपचाप लोगों को खाना दे देंगी और बिना खाए भी सो जाती हैं। सो वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है। जैसे ओल्ड पर्सन है, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द ट्रीटमेंट, उनको इलाज की सुविधा नहीं है। चिल्ड्रन को ठीक तरीके से उनकी फुलफिल नहीं हो पा रही रिक्वायरमेंट, एजुकेशन नहीं मिल रही है, चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। तो घर में भी ऐसा नहीं है, घर में भी डिस्पैरिटी है, जो चीज है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो फीमेल चाइल्ड है, वुमेन है और ओल्ड पर्सन, ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है। We also see inter-state disparity of poor. ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में सारे स्टेट में एक जैसा ही स्टेटस है। उड़ीसा में काला हांडी एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग भूखमरी का शिकार होते हैं। वहां आप चले जाओगे तो वहां के लोग बिल्कुल ऐसे हैं कि उनकी बॉडी के कार्कशासेस, कंकाल, उनके रिब्स तक दिखते हैं। तो वहां पर भूखमरी का शिकार हैं। तो उड़ीसा में ज्यादा खाना पीने का नहीं है और फ्लड आता रहता है, साइक्लोन आते रहते हैं, तो वो जितना बनाते हैं उतना बिगड़ जाता है। तो इसकी वजह से दे आर पुअर। सो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी भी है। कुछ स्टेट वेल टू डू है, पंजाब हरियाणा में अच्छी खेती होती है, सबके बच्चे कनाडा में सेटल्ड हैं तो कहीं सेटल्ड हैं। तो इस तरीके से इंटर स्टेट डिस्पैरिटी भी देखी जाती है। कोई कोई स्टेट ज्यादा गरीब हैं, और अगर गरीब हैं जैसे बिहार के लोग गरीब हैं, देन दे गो इन अदर स्टेट फॉर लेबर वर्क, तो ये भी देखा जा सकता है। और कहीं के लोग कभी लेबर वर्क नहीं करते, गुजरात के लोग कहीं लेबरी करने नहीं जाते हैं। तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी भी है। केरला इज ऑल्सो वेल टू डू स्टेट, सो इट इज ऑल्सो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी। तो वेल टू डू है, उनको पैसे वाले लोग हैं, तो इस तरीके से जितने भी हैं वो बिजनेस माइंडेड हैं। सो वो इसलिए हर एक के पास पैसा है और नहीं जाते हैं, जो भी वहाँ उगता है जैसा भी है, सो वो अच्छा बिजनेस कर लेते हैं। अदरवाइज वेयर एवर दे गो दे नेवर रिटर्न, वो वहीं सेटल हो जाते हैं और वहीं पर अपना पैसा बना लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे गुजराती ऐसे हैं, जैसे मारवाड़ी हैं वहाँ के लोग, तो वो जाकर सेटल हो गए हैं। कहाँ पर? बॉम्बे में, महाराष्ट्र में। और मोस्टली 25% गुजराती मिलेंगे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े अपने इंस्टॉलेशंस बना लिए हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना लिए हैं। तो इस तरीके से दे आर वेरी वाइज, काम एंड क्वाइट। उनका ऐसा नेचर है कि वो जहाँ जाते हैं वो सबमिसिव हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, और एडजस्ट होने के बाद वो घर नहीं भागते हैं। वो जानते हैं कि आने जाने में ही आधा पैसा खर्च हो जाएगा। जबकि बिहार वाले क्या करते हैं कि पैसा कमाते हैं फिर घर भागते हैं, वहाँ खर्च कर देते हैं फिर भागते हैं। तो वो ऐसा नहीं करते, वो एक एक पैनी, सिंगल पैनी बचा के चलते हैं। वो वहीं कमाते हैं, बचाते पूरा है, फिर बिजनेस में लगाते हैं। तो इस तरीके से उनका ऐसा नेचर है। उनका नेचर बिजनेसमैन टाइप नेचर है। वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर वो अपना कब्जा जमा लेंगे और मार्केट में सुपीरियर हो जाते हैं। तो हमें अगर एक बिजनेस करना है, कहीं कुछ करना है, पैसा कम भी हो, लेकिन अगर प्रैक्टिस है, देन वी कैन मेक ए गुड बिजनेस। सो गुजराती लोगों का ऐसा नेचर है, हमें उनसे ऐसा सीखना चाहिए। जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं जिनमें पेशेंस है, जैसे सरदार पटेल हो गए या मोदी हो गए या महात्मा गांधी हो गए, दे ऑल बट बिलोंग टू गुजरात ओनली। सो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी ऑफ पॉवर्टी is also seen in India, is also there in India.
इंडिया में हम ये देखते हैं कि द पोवर्टी रेशो, देयर आर 20 स्टेट्स, द पोवर्टी रेशो इज लेस देन द नेशनल एवरेज। तो 20 स्टेट्स ऐसे हैं आर अबव, ठीक है, वेल टू डू है। वो कैसे हैं? वेल टू डू स्टेट। 28 में से 20 स्टेट ऐसे हैं वेल टू डू, ठीक है। और कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं, जैसे गोवा है, चंडीगढ़ है, वो भी अच्छी तरीके से कर रही हैं। यूनियन टेरिटरीज में ज्यादातर ऐसे हैं, और कुछ ऐसे हैं हाउएवर सम स्टेट, लाइक कौन कौन से स्टेट्स हैं, लाइक उड़ीसा, तो इसके अलावा बिहार में भी ये प्रॉब्लम है, तो असम में ये प्रॉब्लम है, वहां भी फ्लड रहता है, त्रिपुरा, सब वहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब लोग रहते हैं, एंड उत्तर प्रदेश ड्यू टू पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इन सब में पॉवर्टी ज्यादा है। अभी भी पूरे 28 नहीं बताए इन्होंने, थोड़े ही बताए हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है 20 है, इन्हीं के बारे में। कुछ मीडियम होंगे। अच्छा, व्हाट इज ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड इज कंसर्न, देयर हैज बीन ए सब्सटेंशियल रिडक्शन इन इट। ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड में देखें तो उसमें गिरावट आ रही है। वर्ल्ड बैंक भी क्या कर रहा है, IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो लोगों को पैसा देता है ऐसे देशों को जहां गरीब लोग हैं। IMF ये एक तरीके का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, लोगों को पैसा देता है कि तुम गरीबी रेखा से अपने यहाँ के लोगों को उठाओ, तो उससे लोग क्या हो रहे हैं, पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ रहे हैं। ए जनरल ट्रेंड इज सीन इन वर्ल्ड वाइड दैट पीपल आर कमिंग आउट ऑफ पॉवर्टी लाइन। सो ये भी देखा गया है, द ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस आर आल्सो देयर। Poverty declined substantially in China and Southeast Asian country, but the country of South Asia, the decline has not been so rapid. कहीं कहीं पर चाइना में और साउथ ईस्ट एशिया में पॉवर्टी तेजी से घट रही है। चाइना में बहुत तेजी से वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्सेस मिल रहा है। ग्रोथ है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर आप सारा सामान चाइनीज खरीदोगे तो वहाँ के हर घर के लोगों को रोजगार करना पड़ेगा। हमारे यहाँ की गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां और झालर सब जो है वो चाइना से आएंगी, तो क्या वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा? तो इस तरीके से वहाँ पर अब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है और बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ रहे हैं। ऐसे ही इंडिया के नीचे बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, जैसे मलेशिया, सिंगापुर, इसी तरीके से और भी जो नीचे नीचे कंट्री पड़ते हैं, इंडोनेशिया, तो वो भी अब धीरे धीरे पॉवर्टी लाइन से तेजी से ऊपर आ रहे हैं। तो चाइना, दैट इज सेंट्रल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया से नीचे पड़ने वाले, इंडिया भी साउथ ईस्ट एशियन रीजन में पड़ता है। सो एसोसिएशन ऑफ एशियान, इन देशों का नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट कंट्रीज। ओके, सो वो इसमें आ रहे हैं। Now, there are in sub-Sahara Africa poverty in fact rose, poverty बढ़ गई है। कई कई जगह हमने आपको बताया नीचे आ गया और कई जगह उड़ गए। So poverty कहाँ घटी? At international level, ठीक है। सेंट्रल एशिया में चाइना है, सेंट्रल एशिया, चाइना एंड सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, दैट इज सिंगापुर, मलेशिया, मालदीव्स, ये अच्छा कर रहे हैं। ये are doing good, so there is decline of poverty line, there is decline of poor people। और कहाँ पर पुअर पीपल बढ़े हैं? अफ्रीका में।
सूडान है, कांगो है, वहाँ खाने कोई नहीं मिलता। तो इन सब सहारन अफ्रीका, तो अफ्रीका में एक नीचे का ऐसा रीजन है जो कि सब सहारन है। सो ये तो सहारा डेजर्ट है और ये सब सहारन है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन साउथ अफ्रीका भी कह सकते हैं या फिर अफ्रीका, अफ्रीका के बहुत सारे रीजन हैं। सो पॉवर्टी रोज फ्रॉम 41% टू 46%। पॉवर्टी वहां 41% लोग पुअर है और वो बढ़ भी गए फ्रॉम 41% टू 46%। वो हर तीसरे दिन खाना खाते हैं, उनको मालूम भी नहीं है कि डेली 3 बार खाना। सो एज पर 2001 इन लैटिन अमेरिका द रेशियो ऑफ पॉवर्टी रिमेन्स द सेम। तो अमेरिका के जो साइड में मेक्सिको है, तो अमेरिका है, अमेरिका के साइड में मेक्सिको है, तो वहां पर भी देखा जाए तो ये बात देखी जा सकती है कि अगर आप ये देखेंगे तो दिस इज, ये अमेरिका है, तो अमेरिका में इस पार्ट में लैटिन अमेरिका है। तो ये यहाँ पर भी ये देखा गया है कि पॉवर्टी स्टैटिक है और वो मेक्सिको में और गरीब लोग हैं। सो दिस इज द ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी। ये तो हमने ग्लोबल ट्रेंड देख लिया। अब हम और आगे देखते हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेंड देख लिया, इंडिया में देख लिया कि उड़ीसा में लोग पुअर हैं, ये सारी चीजें तो हमने देख ली। माई हो गया। चलो ओके ना, अब देखें कि ना हो गया। ओके चलो अब देखिए कि नाउ पॉवर्टी कई वजह से होती है। इट हैज सम हिस्टोरिकल रीजंस। हिस्टोरिकल रीजन की वजह से पॉवर्टी हो सकती है, जैसे कि कॉलोनियल रूल। वेयर एवर देयर इज कॉलोनियल रूल, चाहे फ्रांस की कॉलोनी हो या इंग्लैंड की कॉलोनी हो, इसके अलावा और तरीके की कहीं की हो सकती है। तो अगर किसी न किसी ने, डचेस ने भी कॉलोनी बनाई, उनकी कॉलोनी हो, किसी न किसी ने हम पे कॉलोनियल रूल किया हो, तो उससे क्या होगा कि हम लोगों का बहुत ज़्यादा सिडक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ है और इस तरीके से हम लोग गरीब होते गए। तो इस वजह से भी हमारे यहाँ पॉवर्टी हो सकती है। अदरवाइज पहले तो हमको सोने की चिड़िया कहा जाता था, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, तो वो जब हम लोगों ने कॉलोनाइज्ड रूल में हम 200 ईयर्स तक रहे तो सारी चीज़ें हमारे यहाँ की चली गई। तो ये भी रीजन हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, ये हिस्टोरिकल रीजन हो गया है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है, दैट इज डिस्करेज्ड ड्यू टू मशीनरी। मशीन कैन प्रोड्यूस मैनी थिंग्स in a huge amount than any person is carving a wood। अगर एक आदमी कार्विंग कर रहा है वुड पे तो उसको 4 दिन लगेंगे और मशीन 1 घंटे में 10 उस तरीके के चीज निकाल देगी और फाइनल। तो जो हैंड क्राफ्ट है, हैंडी क्राफ्ट, उसको डिस्करेज किया गया है इंडिया में या दूसरी जगहों पर। तो क्या ये भी पॉवर्टी का कारण है? तो जो वीवर्स हैं उनका काम है वो डिस्करेज किया गया, उसकी जगह स्पिनिंग जेनी और बहुत बड़ी कॉटन मिल्स आ गई हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है। सो दीज आर द रीजन। इसके अलावा भी whatever are the natural resources are not, there is equitable distribution। अमीर को ज्यादा चीज मिल जाती है, गरीब को कम मिल पाती है।
तो देयर इज नॉट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, तो इस वजह से भी हमारे यहाँ पर पॉवर्टी है कि किसी को ज़्यादा रिसोर्स मिल जाता है। हाउएवर द अर्थ इज फॉर ऑल, बट ऐसा होता नहीं है, तो इसके लिए भी पॉवर्टी है। जैसे आप देख लीजिए सऊदी अरेबिया में जो किंग है, उन्होंने सारे तेल के कुएं हैं तो ऑयल वेल्स को ऑक्यूपाई कर रखा है, और छोटे लोगों को छोटे छोटे कुएं मिले, तो फिर वो अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब और गरीब हो जा रहे हैं। तो इट इज अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी वजह से भी गरीबी आती है। नाउ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, एक ये भी चीज हो सकती है, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी। अब सबसे बड़ी बात, जब हमने पॉवर्टी देख ली तो मेरा प्राइम ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। सो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी किस तरह से किया जा सकता है? इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव of government can be done तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये किस तरीके से किया जा सकता है? कैन बी डन बाय, वो क्या कर सकती है बताओ? प्रमोटिंग। अगर हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब समझते हो, कई ऐसे कंट्री है जो चीजों को इंपोर्ट ही करते हैं, वो बनाते नहीं है, तो वो गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। ठीक है, नाउ अगर इंडिया एक्सपोर्ट करे, हमारे यहाँ की चीज बने और वो दूसरी जगह जाए, तो क्या हमारे पास ज्यादा डॉलर्स आएंगे और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? और अगर हमारे यहाँ पर जो रिजर्व करेंसी ज्यादा बढ़ेगी, देन वी आर इकोनॉमिकली पावरफुल, तो हम अपने यहाँ के लोगों को क्या कर सकते हैं? रिचर बना सकते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, फिर वो प्रोडक्शन क्या हो? एक्सपोर्ट हो, दूसरे देशों में जाए। अगर इतना प्रोडक्शन होगा हर चीज का, तो क्या लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे? उनके लिए जो मैन पावर चाहिए वो कहाँ से आएगी? तो मैन पावर यहाँ के लोग हैं, वो एम्प्लॉयमेंट होंगे, और दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया आ जाएं, उनको प्रमोट करो, तुम्हें इंडिया में बहुत अच्छा जमीन मिलेगी, फ्री जमीन मिलेगी, यहाँ पर चीज लगाओ, सब्सिडी मिलेगी, छूट मिलेगी, तो वो भी तो यहीं से लेबर लेंगे। तो इस तरीके से हम जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उससे मुकाबला कर सकते हैं। सो वी कैन गेट रीड ऑफ इट। तो पहली चीज है, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी चाहिए, और दूसरी चीज क्या करनी चाहिए? दैट इज टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। जो गरीब हैं उनको अमीर बनाओ, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। उनका सर्वे करो और फिर उनको रोजगार दो, तो उसको कहते हैं टारगेटेड। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप तैयार कर रहे हैं, किस तरीके से हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। Till earlier there was little growth of per capita income and not much reduction of poverty। तो हमारे यहाँ की पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है? जितना भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, पूरा जितना भी उत्पादन होता है, पूरे देश में प्रोडक्शन होता है, तो उसको बेचते हैं तो पैसा मिलता है। उस प्रोडक्शन से हम 150 करोड़ को डिवाइड कर देते हैं, यानी नंबर ऑफ सिटीजन को, तो उससे पता चलता है कि एक व्यक्ति कितना कमाता है। मान लीजिए आपके घर में 40,000 रुपए आ रहा है, आपके पापा 40,000 कमा रहे हैं, और घर में 4 लोग हैं, तो आपके घर की पर कैपिटा इनकम 10,000 मानी जाएगी। 40,000 डिवाइडेड बाई 4 मेंबर्स। इसी तरीके से कंट्री में कितना बेचा गया और डिवाइडेड बाई द पर्सन सिटीजन ऑफ कंट्री, तो उससे क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम। सो इस चीज से क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि पर कैपिटा इनकम क्या है। पहले तो यही देखो, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे आप ये भी कह सकते हैं नेशनल इनकम, उसी से ये इनकम आती है। नेशनल इनकम कहां से आती है? जब कोई चीज उत्पादन करोगे तभी आएगी। इनकम फ्रॉम जीडीपी। जीडीपी आप लोग समझते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। बोलिए, बात समझ में आ गई? तो इससे क्या पता चलेगा? एक व्यक्ति की, इसको कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। एक व्यक्ति की क्या आय है? तो प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी?
पूरे देश की जो इनकम है और डिवाइडेड बाय पूरे देश के सिटीजन, ऐसा कर लो तो क्या पर हेड इनकम आ जाएगी। तो अब पर हेड इनकम हमारे देश में बढ़ी है, हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, सो इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, वेरी फास्ट। सो पर कैपिटा इनकम इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। इट हेल्प, इससे हमें क्या हेल्प मिली है, us to overcome poverty। तो पॉवर्टी से को दूर हटाने में इससे मदद मिली है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया गया है, क्या आपको मालूम है, नरेगा प्रोग्राम चला है। देयर आर 2-3 प्रोग्राम उन्हें हमें आप समझना चाहिए। सो दैट इज नेशनल रूरल नरेगा। जरा इस चीज को देखें कि 100 दिन के रोजगार की गारंटी। तुम गवर्नमेंट के पास जाओ, कह दो मेरे पास रोजगार नहीं है, तो वो आपका नाम एंडोर्स कर लेगी और अगले ही दिन से आपको 1 साल में 100 दिन के लिए रोजगार देगी और उसमें आपको डेली के वेजेस 150 रुपये मिलेंगे। तो आपसे वो चाहे सड़क खुदवाए चाहे कुछ करवाए, उसकी मर्जी वो क्या करवाए। आप हाँ, मनरेगा है तो दैट इज महात्मा गांधी है, अब उसका नाम मनरेगा हो गया है। पहले नरेगा कांग्रेस ने नरेगा से किया था, फिर बाद में मनरेगा हो गया। तो दैट इज क्या हो जाएगा कि नरेगा से ये हुआ है, तो आप मनरेगा भी कर सकते हैं। दैट इज महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, और ये किसे दिया जाएगा, रूरल वालों को। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ये कानून है। सो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सो इससे क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मनरेगा गारंटी, तो इससे 100 डेज का रोजगार है, याद रखिएगा 100 डेज है। और नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इसके अलावा NFWP, काम करोगे तो अनाज मिलेगा। दैट इज नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भी चलाया गया है। तो इससे कोई भूखा नहीं रहेगा। इसके अलावा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, तो REGP, रूरल, ये टारगेटेड प्रोग्राम है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। So these are the targeted program run by government। ये सारे प्रोग्राम कौन रन करता है? These are the program run by government। अब जरा देखो, have been launched by government, have been launched। Poverty has certainly declined in India, but despite of progress, poverty reduction remains it is most challenging। अभी भी ये जो poverty है ये हमारे यहाँ most challenging है। अभी भी there is a far way to go to completely eradicate poverty। भारत से पूरी तरीके से गरीबी हटाने के लिए अभी हमें बहुत आगे जाना होगा ना। अब देखिए, ये तो बात हो गई कि हमने इसकी टर्म्स सीख ली कि कौन कौन सी टर्म्स है। इसके क्वेश्चन आंसर आपके टीचर्स ने दिखाए हैं कि नहीं, कि मैं देखूं? अच्छा, तो जो लिखवाए हैं उन्हीं में से आएंगे, बट हम डिस्कस कर लेते हैं। उधर का हो गया।
चलो अब इधर देखिए नाउ so why do different countries use different poverty lines? So that is there is necessity to satisfy basic needs is different at different times in different countries. तो हर जगह क्या होता है कि different types of needs होती हैं. कुछ कंट्री की नीड्स कुछ और हैं, जैसे नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, फिनलैंड है, वहाँ की कुछ नीड्स अलग हैं. तो वहाँ सबके पास पूरा घर है, सब कुछ है, तो उनकी अपनी कुछ अलग नीड्स है. तो वो उसके हिसाब से पोवर्टी लाइन सेट करते हैं कि नहीं जिसके पास 2 घर नहीं है वो गरीब है. और अमेरिका में ये सोचा जाता है जिसके पास 3 घर नहीं है वो गरीब है. तो उनकी अपनी अपनी सेट है, प्री सेट, क्योंकि सबको ग्रोथ करनी है ना. अगर गोल बना के नहीं चलोगे तो फिर आप ऊंचे नहीं उठ सकते. तो डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉवर्टी लाइन बिकॉज दे हैव देयर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, देयर डिफरेंट प्रेफरेंसेस. सो ऑन दैट बेसिस डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉवर्टी लाइन्स. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन. What do you think would be the minimum necessity level in your locality? तो मिनिमम नेसेसिटी लोकेलिटी, तो अगर मैं ये कह दूं कि 454 रुपीज है, ये तो नहीं हो सकता. अगर एक आदमी 6,000 रुपए महीने कमाएगा तो शायद उसकी फैमिली का खर्च तब चल पाएगा. तो 2,000 किराया देगा या कुछ भी देगा तो भी तो ऐसे लिख देना, आई थिंक द मिनिमम नेसेसिटी लेवल इज ₹6,000 पर मंथ. तो ये चल जाएगा. Even if poverty ratio declined between 73 to 93, why did the number of people remain 320? वो कह रहा है कि 73 से 93 तक poverty ratio डिक्लाइन किया, और फिर आप कह रहे हो कि 32 करोड़ ही रहे. तो poverty ratio कैसे डिक्लाइन किया? वो इस तरीके से डिक्लाइन किया क्योंकि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, लेकिन पोवर्टी 32 मिलियन रही. तो बोलो रेशो डिक्लाइन किया कि नहीं? जो पहले 4 लोगों में एक गरीब था, 5 में एक गरीब नहीं हो गया. पॉपुलेशन बढ़ जाए और गरीब उतने ही रह जाए, तो इससे क्या पता चलता है? दैट मीन्स दो द पॉपुलेशन फ्रॉम, कब से कब तक बताइए, दो द पॉपुलेशन from 1973 to 1993 वो रोज, ये इंक्रीज कर गई, बट नंबर ऑफ पुअर रिमेन स्टेटिक टू 32 करोड़. सो इट इज क्लियर दैट poverty ratio is declined. वो पूछ रहा है कि poverty ratio डिक्लाइन हुआ है, उसको जस्टिफाई करो. डिक्लाइन, तो ये चीज कही गई है. सो ये बात एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन में कही गई है पेज 33 पर, क्वेश्चन नंबर 2. तो पेज 33 क्वेश्चन नंबर 2, poverty ratio. Even if poverty ratio declined, why did the number of poor people remain about 320 million? यही उसका जस्टिफिकेशन है कि हमारे पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है, तो that is the number of poor among the total population are now less, so it indicates that poverty ratio is declined. अगर 20 लोगों में 4 लोग कमजोर हो और क्लास में 60% में 4 लोग कमजोर हो, 60 स्टूडेंट्स में, तो कहा जाएगा कि जो हमारे यहाँ का इग्नोरेंट लेवल है वो डिक्लाइन हुआ है, कमजोर बच्चों का रेशो कम हुआ है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, लेकिन 4 ही लोग इस तरीके से हैं जो फेल हो रहे हैं. तो हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ है. Are the dynamics of poverty reduction the same in rural and urban area? So, तो क्या दोनों जगह पर एक ही जैसा डायनामिक्स है? नो, रूरल एरिया देयर आर एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड्स, इन अर्बन एरिया देयर आर कैजुअल लेबर हाउस होल्ड्स. तो डायनामिक्स सेम नहीं है, पैरामीटर सेम नहीं है. वहां पर जो लैंडलेस
लेबर हैं रूरल एरिया में, जिनके पास जमीन नहीं, वो तो गरीब हैं ही हैं, उनको बंधुआ मजदूर की तरह दूसरे के यहाँ काम करना पड़ता है डेली वेजेस पे। कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। अगर एक खेत में बटाई करनी है या कटाई करनी है तो 10 मजदूर खड़े हो जाएंगे, उनमें से जो सबसे कम मांगेगा उसी को जो साहूकार है वो कहेगा ठीक है तुम आ जाओ। तो इस तरीके की सिचुएशन है, बाकी 9 को लौटना पड़ता है। तो वहां पर लैंड लेस है तो उसे दूसरे के काम करना है और दूसरे की शर्तों पे काम करना है। तो लैंडलेस लेबर इन रूरल एरिया एंड the labor working on daily wages in urban area, these are the different dimensions of poverty in India. Now are the dynamics same or different? तो ये different है। अब जरा देखिए कि identify the area of world where poverty ratio have declined। तो कहाँ कहाँ पर poverty ratio decline हुआ है, कहाँ बढ़ा है? So the poverty ratio is declined in middle Asia, वहां पर हुआ है मध्य एशिया, दैट इज चाइना, चाइना सीधा लिख सकते हो, और साउथ ईस्ट एशियन रीजन। साउथ ईस्ट यानी जो साउथ में जाओ और ईस्ट में चले जाओ, तो बताओ साउथ में जाओगे एशिया में तो इंडिया मिलेगा, उसके ईस्ट में चले जाओगे तो मलेशिया, मालदीव्स और इस तरह से इंडोनेशिया और म्यांमार। तो वहाँ पर क्या हुआ, बांग्लादेश बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है। सो वहाँ पर की पर कैपिटा इनकम हमसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं साउथ ईस्ट एशियन रीजन और चाइना ने अच्छा काम किया है। और सब सहारन रीजन इन अफ्रीका, यानी अफ्रीका में जो सहारा डेजर्ट है उसके आसपास के रीजन, सूडान, कांगो, वहाँ पर गरीबी दर 41% से 46% हो गई। तो वो लोग मवेशी का सूप पीते हैं, मतलब मवेशी को मारकर उसका सूप पीते हैं, वो भी तीसरे दिन, जिससे कि वो सरवाइव कर सके। वहाँ कुछ खाना पीना नहीं है, लोग मार के एक दूसरे के मवेशी को ले जाते हैं, कैटल्स को ले जाते हैं। ना अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, तो डिस्क्राइब हाउ द पोवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बुक का, कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर डिस्क्राइब पोवर्टी लाइन। तो पहला क्वेश्चन दैट इज टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, दैट इज एक्सरसाइज में। तो पोवर्टी लाइन कैसे डिटरमाइन की जाती है? इफ, देखो 4 पॉइंट लिखना, इफ वी आर गेटिंग फूड, हाउस, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन, क्लॉथिंग्स, ठीक है, एंड हेल्थ, ये 6 फैक्टर हैं, तो हम अबव पोवर्टी लाइन है। पहला पैरामीटर कौन सा है? पूछा जा रहा है पोवर्टी लाइन कैसे एस्टिमेट की जाती है। सो इफ a person is getting food, clothing, इनको पाएगा, ठीक है, और इसके अलावा हाउस, मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, ठीक है, अगर ये सारी चीजें उसको मिलती हैं, देन इवन फ्यूल एंड लाइट, हाँ बोलो, एक मिनट, क्लियर नहीं है क्या? एक मिनट रुको, फिर नहीं क्लियर है तो अभी थोड़ा सा, एक मिनट।
ओके अभी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या? नहीं हो रहा है सर, अब ठीक है। ठीक है अभी लेटर्स क्लियर हैं ठीक है। फ्यूल इसके अलावा क्या होना चाहिए? अब ओके माइक को ठीक कर देते हैं। सर, आपकी माइक म्यूट। सर, कैमरा पे टर्न हो। ओके ओके नाउ अभी देखो नाउ इज इट ओके? अभी ठीक है? आवाज नहीं आ रही है। आवाज क्यों नहीं आ रही? Okay, now am I audible? Am I audible? ठीक है। सो मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, इसके अलावा फ्यूल की भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, फ्यूल एंड लाइट। एक दो चीज गवर्नमेंट ने मोदी सरकार ने और जोड़ दी है। सो इज गेटिंग देन ही इज अबव पॉवर्टी लाइन ठीक है। then he or she it is above poverty line, it is above poverty line। दूसरी चीज देखो कि द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट, इसका कैमरा उससे ज्यादा बेटर है क्या इस फोन का जो अभी लगाया है? ओके द प्रेजेंट फॉर्मूला, इसके अलावा ये भी देखा जाएगा इफ एंड रूरल पर्सन गेट्स 2400 कैलोरी पर डे एंड अर्बन पर्सन गेट्स 2100 कैलोरी पर डे, तो भी वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। तीसरी चीज एज पर कैलकुलेशन ऑफ 2000 if a rural person gets rupees 328 per month and urban person gets rupees 454 per month, तो वो अमीर, तो वो गरीब नहीं है। तो ये क्राइटेरिया हो गया। ओके ना, ये सारे क्राइटेरिया लिख देना, यही 3 क्राइटेरिया। तो ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है। डू यू थिंक दैट प्रेजेंट मेथोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इज अप्रोप्रिएट? तो अगर आप क्या सोचते हो, सेकंड क्वेश्चन, सो डू यू थिंक दैट present methodology for poverty estimation is appropriate? तो क्या उचित है अगर हम इस तरीके से पॉवर्टी एस्टिमेशन करें? तो is it correct? Let us see. Now
I don't think that the present methodology of poverty estimation is appropriate. It takes into consideration of levels of income and consumption only. तो ये किस बात को देखता है कि हमारी इनकम कितना है और हमारा कंजम्पशन क्या है, उसके बेसिस पर ये देखता है, तो ये नॉट अप्रोप्रिएट है। दूसरी चीज, poverty should be looked through social indicators that is illiteracy rate, lack of general resistance due to malnutrition and access to health care, access of job opportunity and is safe drinking water, sanitation। तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी चाहिए कि अगर हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, एक्सेस टू हेल्थ है, एक्सेस टू एजुकेशन है, ये सब हम पा सकते हैं, हमारे आसपास है, देन वी आर नॉट पुअर। सिर्फ खाने को ही देखना कि इतना कैलोरी मिलना चाहिए, इतना पैसा मिलना चाहिए, इससे क्या पता चलता है? तुमको 328 रुपए दे दिए जाओ, जंगल में छोड़ दिया जाए, तुमको तो जंगल से निकलने में ही सारा पैसा लग जाएगा, तुम इलाज क्या करवाओगे? तो इस तरीके से अगर चीजें तुम्हारे आसपास हैं, एक्सेस है, तो आपका जो भाड़ा लगेगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा, वो बचेगा। तो थिंग्स आर शुड बी इन एक्सेस। So I don't think that it is appropriate method. Things are in access to us. So access to health, access to education, access to different things. So if we are having access to facilities, basic facilities, then this criteria will be more appropriate. फिर इसके अलावा सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, सैनिटेशन की भी सुविधा देखनी चाहिए कि चीजें सैनिटाइज है। पुअर शुड आल्सो बी लुक्ड थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। लोगों को मार्जिनलाइज कर दो, कह दो कि तुम लोग समाज से अलग हो, बिल्कुल यहाँ से मत गुजरना, इस रास्ते से, इस कुएं का पानी मत पीना, उनको मार्जिनलाइज कर दो, डिस्क्रिमिनेट कर दो। तो क्या ये भी एक तरीके की पॉवर्टी नहीं है? आपने सोशल डिस्पैरिटी पैदा कर दी, डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दिया। सो इफ अ ग्रुप इज मोर वल्नरेबल, उसको सेफ्टी नहीं मिल रही है, उसको एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, वो अपने को लो फील कर रहा है, then it is also a case of poverty and it is to be looked after। तो इस तरीके से जब तक सोसाइटी में हार्मनी नहीं होगी, मेल मिलाप नहीं होगा, then that is also a factor। तो इन सभी फैक्टर्स को भी हमें ध्यान में रखना होगा। ये 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। डिस्क्राइब पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1973। तो 1973 से 1993 तक जो हमारा पॉवर्टी रेट है वो 32 मिलियन रहा। उसके बाद हम लोगों ने पॉवर्टी में जो है डिक्लिनेशन आया, एंड नाउ वी आर 26 करोड़ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन एंड स्टिल लॉट हैज टू डू, ऐसे लिख देना। नाउ इसके अलावा डिस्कस द मेजर रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से रीजन है इंडिया क्यों पुअर है? सो मेजर रीजन क्या होगा कि ड्यू टू द लॉन्ग ईरा ऑफ कोलोनाइजेशन ऑफ 200 years वी आर एक्सप्लॉइटेड रेगुलरली। हमारे यहाँ की चीज, रॉ मटेरियल, इट हैज ऑल गॉन टू British, that's why we are poor. We have not got any chance to develop. So the world was leading ahead and we were under colonization, we were slaves. So that's why we are poor. We are 200 years behind the world. Colonized हो गए। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज लिख देना, now it is a machinery era and the handicraft, the person who are skilled in handicrafts, carving, artifacts, so their work is, they are not getting proper value in market. So that's why if these things are promoted, then only we can be good in our GDP. However, the reason of poverty is this, that the skilled labor are not getting the good price for their product. Handicraft, it is not promoted properly by the government। दूसरी चीज है कुटीर उद्योगों को, जो हाउस होल्ड है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको प्रॉपर प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम गरीब हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है कि देयर इज लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, आवर एक्सपोर्ट रेशियो इज लेसर, वी आर इंपोर्टिंग मोर, हम सामान ज्यादा मंगाते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। So due to lesser export,
we are producing less. As we are producing less, so less export is there. If we promote export, then the demand of making things in pressure in our industry will increase and more people will get job opportunities. अगर दूसरे देश हमसे चीज़ों की डिमांड करेंगे, कारों की डिमांड करेंगे, हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी है लेकिन हमारा ब्रेन ड्रेन हो जाता है, दूसरे कंट्रीज में हमारे लोग काम करने जाते हैं. सो इंडिया शुड मैन्युफैक्चर and it should act as a manufacturing hub because we are having very low cost labor. सबसे लो कॉस्ट लेबर है तो हम किसी भी चीज को 5 गुना सस्ता बना सकते हैं दुनिया से. तो हमने 300 करोड़ में एक मंगलयान भेज दिया, जबकि उसी चीज को अमेरिका ने 5000 करोड़ में भेजा था और वो भी असफल हुआ था. वो मार्स में गया और फेल हो गया, और जबकि हमारा रोवर वहां घूमता रह गया. वी आर मेकिंग द थिंग्स चीपर. तो इंडिया कैन एक्ट एज एक्सपोर्ट हब एंड बाय डूइंग सो, जैसे अभी चाइना है उससे ज़्यादा अच्छा हम कर सकते हैं. एंड वी आर रिलायबल इन वर्ल्ड मार्केट. तो इफ़ वी आर डूइंग सो then many of the countries are supporting India. They are anti-China, that is policy. So they are looking after for some option of any hub. तो India should occupy this space. तो हमारे पास क्या चीज़ है, हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए तो हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी. तो पूछा जा रहा है कि क्या रीज़न है पॉवर्टी के. तो पहला बताया कोलोनाइजेशन, दूसरा बताया कि हमारे यहाँ का जो आर्टी क्राफ्ट है और हैंडी क्राफ्ट है उसको प्रॉपर कीमत नहीं मिल पाती. तीसरा बताया कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कम है तो उसकी वजह से प्रोडक्शन कम है और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है. नाउ ह्यूज इनकम डिस्पैरिटी या इनइक्वलिटी. सम आर वेरी हाईली पेड, ऑन अदर हैंड सम आर वेरी पुअरली पेड. दिस जो इनके बीच में डिस्पैरिटी है, पार का मतलब इक्वल या डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है इनमें जो भेद है वो कम होना चाहिए. सो दिस डिफरेंस ऑफ स्केल, पे स्केल शुड बी रिड्यूस्ड. सो बिटवीन द हाईएस्ट पेमेंट एंड द लोवेस्ट वेजेस देयर शुड बी लेसर डिफरेंस. तो अभी हमारे यहाँ ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है. किसी किसी को 1 लाख वेतन है और किसी किसी को 10,000 वेतन है. सो अगर ऐसा होगा देन our poor will going on to increase. Lack of land resources. So we are highly populated, densely populated. तो जो land piece है या land mass है, it is allotted to one person. It is not sufficient. If the person is doing farming or agriculture, then it is not sufficient to run his life or family life for complete 1 year. इतनी खेती वो नहीं कर सकता. इतनी छोटी सी जमीन में 1 बीघा जमीन दे दो कि वो उसमें पूरे साल का खर्चा निकाल ले. सो द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एक तो पहला अनइवन है जैसा हम पालमपुर में देख चुके हैं, और साथ ही साथ द पर्सन सम आर एक्वायरिंग ए वेरी स्मॉलर लैंड पीस विच इज आल्सो ए रीजन फॉर पॉवर्टी. हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस. पीपल आर प्रेफरिंग टू टेक लोन फ्रॉम द सोशल एजेंसी, साहूकार, than to take it from bank. Though bank is taking minimal interest and at certain times it remunerate the debts, उसको वो माफ भी कर देता है. Then also due to paperwork and other botherations, the poor and illiterate farmer go to sahukar, keep his jewelry and land, and on that basis he is getting few bucks. So this is also the reason, and ultimately he loses everything under debt. So this is also a reason that we are poor. तो poverty का ये भी रीजन है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हम क्यों पुअर हैं. कोलोनाइजेशन की वजह से पुअर हैं, आर्टिफैक्ट नहीं बिक रहा है तो पुअर हैं, इसके अलावा एक्सपोर्ट कम है तो पुअर हैं. इनकम में डिस्पैरिटी है, जो सबसे हाईली पेड है और लोअर पेड है उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ पे स्केल है. और पांचवी चीज़ है कि हमारे यहाँ इंडेप्टनेस है. पीपल आर प्रेफरिंग टू टेक लोन फ्रॉम साहूकार और लोकल एजेंसीज देन टू गो टू पोस्ट ऑफिस और बैंक. सो आइडेंटिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स. तो सोशल ग्रुप्स कौन कौन से हैं. सोशल में है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और इकोनॉमिक ग्रुप्स में है जो रूरल लैंडलेस लेबर और जो अर्बन लेबर वर्किंग ऑन डेली बेसिस. तो ये दोनों पुअर हैं.
गिव एन अकाउंट ऑफ इंटर स्टेट डिस्पैरिटी, हमारे यहाँ इंटर स्टेट डिस्पैरिटी भी है। 20 स्टेट्स एंड ऑल यूनियन टेरिटरीज आर डूइंग गुड, they are above poverty line. However, there are certain states like Orissa, Mizoram, Uttar Pradesh, Bihar. So these are the states, even Assam. So 5 states are there which are living below poverty line. They are suffering from flood every year. And UP is not suffering from flood, but due to high population density, it is poor. Now, इसके अलावा डिस्क्राइब द ग्लोबल पोवर्टी ट्रेंड, तो ग्लोबल पोवर्टी ट्रेंड भी देखने को मिला है कि नंबर ऑफ पुअर पीपल इन चाइना केम फ्रॉम 600 मिलियन, वहां पहले 60 करोड़ लोग गरीब थे जो कि 20 करोड़ पे आ गए। जरा सोचिए, 60 करोड़ से वो 20 करोड़ आ गए, और ऐसा उन्होंने 20 इयर्स में किया। 81 से 2020 इयर्स में उन्होंने 60 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया, क्योंकि हाई एक्सपोर्ट है, हर चीज चाइना के पूरे वर्ल्ड में बिकती है, तो हर एक को एम्प्लॉयमेंट मिल गया। दूसरी चीज, इन कंट्रीज जैसे साउथ एशियन रीजन है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, हैज डिक्लाइन बट द डिक्लिनेशन इज नॉट सो रैपिड। हमारे यहाँ भी कमी आई है, 32 से हम 26 करोड़ हो गए हैं, बट इतना रैपिड नहीं है जैसा चाइना में हुआ है। इन अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका है, या ये कह सकते हैं कि सहारन, जो वहाँ पर सहारा डेजर्ट के आसपास का अफ्रीकन रीजन है, देयर इज ए हाइक, वहाँ बढ़त हुई है, और बढ़त कितना, 41% से 46% वहाँ पर पोवर्टी हो गई है। इसके अलावा लैटिन अमेरिका में पोवर्टी रेशो सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। डिस्क्राइब द करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई है कि जिससे पोवर्टी को इरेडिकेट किया जा सके। सो गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी, इट इज प्रमोशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं। टारगेट एंटी पोवर्टी प्रोग्राम जैसे मनरेगा, और इसी तरीके से वर्क फॉर फूड प्रोग्राम, दैट इज WF, वर्क फॉर फूड, WFF और P, तो इस तरीके से देखा सकता है, वर्क फॉर फूड प्रोग्राम। ऐसे कुछ प्रोग्राम चलाए गए हैं नरेगा, ये नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP, और इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो PMRY। कुछ आप लिख देना, जो 3 हमने लिखवाए हैं उतना काफ़ी है, सो उतना लिख देने से आंसर बन जाएगा। और टारगेटेड एंटी पोवर्टी प्रोग्राम, द गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडी टू दोज पर्सन्स हु आर पुअर। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम इससे बाहर आ सकते हैं। Answer the following question. Why do you understand by human poverty? Human poverty से आप क्या समझते हैं? Human poverty is a concept that goes beyond the limited view of poverty due to lack of income. ये lack of income से ऊपर है। Human poverty एक अलग ही चीज है। Human poverty क्या है? It refers to denial of political, social and economical opportunities. अगर हमको politically टिकट ना मिले, हमको सोशली लोग एक्सेप्ट ना करें, और इसके अलावा हमको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ना मिले, दूसरे लोगों को नौकरी मिल रही है, हमको नहीं मिल रही है, तो हम कहेंगे कि हम ह्यूमन पोवर्टी है। वी आर डिस्क्रिमिनेटेड। किसी भी जगह जाते हैं तो सब लोगों को ले लिया जाता है, हमें नहीं लिया जाता है, आइदर ड्यू टू अवर कास्ट, आइदर ड्यू टू अवर रिलीजन, और ड्यू टू सम अदर रीजन। किसी न किसी वजह से अगर हमारा डिनायल हो रहा है तो उसको ह्यूमन पोवर्टी कहते हैं। Now, lack of access to health, sanitation और कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हमसे भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ड्यू टू कास्ट और जेंडर, देन आल्सो इट रिफर्स टू ह्यूमन पोवर्टी। तो ह्यूमन पोवर्टी में क्या आता है कि एनी बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सोशल जस्टिस में सोशली डिस्क्रिमिनेशन हो, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हो, या किसी भी तरीके का हमें डिस्क्रिमिनेशन हो, then it is human poverty. अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, what do you understand? Who is the poorest of poor? That is woman, old person and the girl child are the poorest of poor. They are deprived of the many facilities.
ओके, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट? तो जो नेशनल NREG, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005 में आया था। ये क्या करता है, 100 डेज एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट देता है, और 200 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो गरीब हैं, वहां पर 100 डेज का अगर लोग जो उनके पास अप्रोच करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास, तो 100 दिन का रोजगार देता है। 1/3 ऑफ प्रपोज जॉब वुड बी रिजर्व फॉर वुमेन, उसमें से 1/3 जॉब फीमेल को दिए जाते हैं। इसके अलावा अंडर दिस प्रोग्राम इफ एन एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 डेज, अगर उसने आज अप्लाई किया और 15 दिन के अंदर उसे रोजगार नहीं मिला तो उसको फ्री पैसा दिया जाएगा। देन ही विल बी एंटाइटलमेंट टू डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, उसको अलाउंस दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो मैं इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसका भी PDF भेज दूंगा बुक के। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। ओके।